हेलो एवरीवन। ये वीडियो आप लोगों के बिहार में शिक्षकों की जो भर्ती होने वाली है उससे रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी तक आप लोगों का ऑफिशियल जो सिलेबस है वह जारी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोगों के मन में प्रश्न उठता होगा कि हम लोग पढ़े क्या। तो देखिए, आप बिहार टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है, जहाँ से आप लोगों का जीके का जो सीरीज होगा उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी बिहार टेक्स्ट बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, हम अपने चैनल पे जो भी बिहार टेक्स्ट बुक में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं और आप खुद से भी बिहार टेक्स्ट बुक को पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो देखिए, संसाधन एवं उपयोग। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो देखिए, एक मनुष्य जो है वह अपने डेली लाइफ में अनेक वस्तुओं का जो है वह उपयोग करता है, और उसके उपयोग में आने वाली जो भी वस्तुएं होती है वह क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। और जो यह संसाधन है यह दो प्रकार की हो सकती है। पहला भौतिक संसाधन हो सकता है और दूसरा जैविक संसाधन हो सकता है। अब देखिए, भौतिक संसाधन में कौन कौन से संसाधन आ जाएंगे। तो भौतिक संसाधन में भूमि आ जाएगा, मृदा आ जाएगा, जल आ जाएगा, खनिज आ जाएगा। ये सारे भौतिक संसाधन हैं जो कि मानव की इच्छा की पूर्ति करने में सहायक होते हैं और ये संसाधन बन जाते हैं। यानी कि जो हमारा भूमि है, मिट्टी है, जल है, खनिज है, ये भौतिक संसाधन है। आप देखिए, जैविक संसाधन क्या है। तो जैविक संसाधन के अंतर्गत जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव हैं, जलीय जीव हैं, मानवीय जीव हैं, ठीक है, ये सारे हमारे जैविक संसाधन हैं, ठीक है। अब देखिए, भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ जो है वह तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोग होते हैं। यानी कि जब हम भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन को जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे हम संसाधन में परिवर्तित करते हैं, तभी वो हमारे लिए क्या होता है? हमारे जीवन के लिए वो उपयोगी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण करते हैं और सदियों से ही कोयला और जो पेट्रोलियम है एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। यानी कि बहुत पुराने समय से जो कोयला था या जो भी पेट्रोलियम पदार्थ थी वह पृथ्वी के अंदर पड़ा हुआ था, किंतु उस समय से आदि मानव में तकनीक का अभाव था। लेकिन जब वह वस्तुएं थी और जब उस वस्तु का कोई उपयोग ही नहीं था, तब वह संसाधन नहीं था। लेकिन आधुनिक समय में क्या हुआ कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आई और उसे हम क्या बना लिए? संसाधन बना लिए। तो देखिए, धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई और इस वृद्धि ने मानव की ज्ञान अर्जन की दर में जो है वह वृद्धि किया। इतना ही नहीं, मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया और पर्यावरण में उपलब्ध जितने भी पदार्थ थे वह जनप्रिय थे और तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता था तो सभ्यता भी क्या हुई? विकसित होने लगी और मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके और सांस्कृतिक संसाधन की स्थितियों को प्राप्त कर लेते थे, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों के यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। तो आप लोग एक तो कि संसाधन को याद रखिएगा कि संसाधन क्या है। दूसरे, जैविक संसाधन में कौन कौन से संसाधन आ जाएंगे और भौतिक संसाधन में कौन कौन से संसाधन आ जाएंगे, ठीक है। आप लोगों का एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो आप उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई भी कीजिएगा। अब चलिए, यहाँ पे एक भूगोलविद थे जिम्मरमैन। तो उनका कथन था कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं, ठीक है। यानी कि हम संसाधन जो है होते नहीं हैं, बनते हैं। इनका कहने का मतलब था कि संसाधन का उपयोग जो है वह हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं और तब उसको हम संसाधन बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका हमारे जीवन में कोई उपयोग ही नहीं है, तो वह क्या है? वह हमारे लिए संसाधन हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम उस वस्तु को अपने लिए उपयोगी बनाते हैं तो वह ही वस्तु क्या हो जाता है? हमारे लिए संसाधन हो जाता है। जैसे देखिए,
मान लीजिए कि कोई लकड़ी है, ठीक है, मान लीजिए कोई वुड है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। लेकिन जब हम उसका उपयोग करके उससे फर्नीचर बना लेते हैं, ठीक है, बेंच बना लिए, कुर्सी बना लिए, ये सारे चीज़ बना लिए, तो ये चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगी, संसाधन हो जाएगी, ठीक है। तो इनका कहना था जिमरमैन का कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि इसे हम बनाते हैं, तभी वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए इसमें आप लोगों को जैसे आप लोगों को देखिए इसमें आप लोगों का संसाधनों का वर्गीकरण, तो देखिए यह जो टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण, यहाँ से एग्जामिनेशन में बहुतों बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए संसाधन का वर्गीकरण जो है वो जो है उत्पत्ति के आधार पे किया गया है, यानी उत्पत्ति के आधार पे जो है वो संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक है जैविक, ठीक है, और दूसरा है अजैविक। साथ ही उपयोगिता के आधार पे, तो देखिए उपयोगिता के आधार पे नवीनीकरण और अनवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल बांटा गया है। वहीं पे स्वामित्व के आधार पे यानी कि व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ठीक है। साथ ही देखिए यहाँ पे विकास की स्थिति के आधार पे संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित संसाधन होते हैं, ठीक है, यानी कि संभाव्य संसाधन, विकसित, भंडार और संचित संसाधन होते हैं। अब देखिए संसाधनों को इस चार्ट के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन में आप लोगों के नवीनीकरण और जो है और नवीनीकरण संसाधन, मानवीय संसाधन में आप लोगों के संरचना एवं संस्थाएं आ जाएगी, जो यानी कि वैसे संसाधन जो मानव ने निर्मित किए हैं, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन जो कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई है, ठीक है। जैसे नवीनीकरण संसाधन में क्या आ जाएगा, तो देखिए आगे आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पे जो है वो संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जैव संसाधन, तो देखिए जैव संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। इसमें सजीव के सभी लक्षण जो है वह मौजूद होते हैं, यानी कि इसमें सजीव के जितने भी लक्षण होते हैं वह क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। जैसे जैव संसाधन में क्या आ जाएगा, जैसे मनुष्य आ जाएंगे, वनस्पति आ जाएंगे यानी कि पेड़ पौधे, मत्स्य यानी मछली, पशुधन एवं अन्य प्राणी, ठीक है, यानी कि जैव संसाधन में वैसे सारे संसाधन आ जाएंगे जिसमें सजीव के लक्षण जो है वह मौजूद होते हैं और वह चीज़ हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, तो वह क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन कहलाएंगे। साथ ही अजैव संसाधन क्या होता है, तो देखिए निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। अब देखिए अजैव संसाधन में क्या आ जाएगा, तो जैसे चट्टान आ जाएगा, धातु आ जाएगा या फिर खनिज आ जाएगा, तो यह किस प्रकार के संसाधन है, यह अजैव संसाधन है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जैव संसाधन, अजैव संसाधन को याद रखिएगा, और यह जो जैव अजैव संसाधन है वो उत्पत्ति के आधार पर जो है वो बांटा गया है। अब चलिए हम दूसरा देखते हैं उपयोगिता के आधार पे, तो देखिए उपयोगिता के आधार पे भी जो है वो संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है नवीनीकरण संसाधन, तो देखिए नवीनीकरण संसाधन क्या होता है, यह वैसे संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीनीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि इसे हम साधारण या लेमैन टर्म में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि नवीनीकरण जो संसाधन होते हैं यह वैसे संसाधन होते हैं जो कि कभी समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है, और इनको पुनः प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए नवीनीकरण संसाधन में कौन से संसाधन आ जाएंगे, तो सौर ऊर्जा, ठीक है, उसके बाद पवन यानी कि हवा, यानी कि जो हमारा सौर ऊर्जा है यह भी क्या है, हमारे लिए संसाधन है और ये कभी खत्म ना होने वाले संसाधन है, तो इसको हम नाम दिए हैं क्या, नवीनीकरण संसाधन। वहीं पे जो पवन है, ऊर्जा है, जल है, विद्युत है, वन है, वनस्पति है, यानी कि जो हमारा वन है, वन्य प्राणी है, ये सब कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, नवीनीकरण संसाधन कहते हैं, ठीक है, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब देखिए अनवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं, तो देखिए अनवीनीकरण संसाधन में ऐसे संसाधन होते हैं जिनका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है,
इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिनका पुनः चक्रीय यानी कि उनका पुनः जो रिसाइकलिंग है वह नहीं होता है, और जब हम इनका उपयोग एक बार कर लेते हैं तो वह समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। अब देखिए अनवीनीकरण संसाधन क्या होते हैं। तो देखिए कि यह संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो कि एक बार यदि समाप्त हो गए तो वह फिर दोबारा हम उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और यदि प्राप्त करते भी हैं तो उसको बनने में जो है वह लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि अनवीनीकरण संसाधन में क्या आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, ठीक है, कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा, ठीक है, पेट्रोलियम आ जाएगा। ये सब हमारे अनवीनीकरण संसाधन हैं। यानी कि यदि कोयला का भंडार खत्म हो गया, ठीक है, यदि मान लीजिए कि कोयला का भंडार खत्म हो गया, तो यदि यह खत्म हो गया तो या तो इसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या यदि कोयला को भंडार को अगर हम पुनः प्राप्त भी करेंगे तो इसको बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह से पेट्रोलियम है, तो अनवीनीकरण के उदाहरण हो सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम। हमारे जितने भी जीवाश्म ईंधन हैं वो सारे हमारे अनवीनीकरण संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको नवीनीकरण और अनवीनीकरण समझ में आ गया होगा, जैव और अजैव समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आप लोग एग्जाम्पल याद रखिएगा, यहीं से आप लोगों के उल्टे सीधे करके क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। अब देखिए स्वामित्व के आधार पे जो है वह संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्वामित्व के आधार पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, तो देखिए ये वैसे संसाधन होते हैं जो कि किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, ठीक है, जिसके बदले में वे सरकार को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं। जैसे भूखंड हो सकता है, आपका घर हो सकता है, आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है वह हो सकती है, यानी जिस पर लोगों का जो है वह प्राइवेट ओनरशिप होता है, यानी निजी स्वामित्व होता है, वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बाग बगीचा हो सकता है, यदि आपका पर्सनल कोई तालाब है, कुआं है, तो ये सारे हमारे पर्सनल जो है वह संसाधन कहे जाते हैं। उसके बाद है सामुदायिक संसाधन। अब देखिए ऐसे संसाधन जो किसी खास जो समुदाय होता है उसके आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए होता है। जैसे गांव में चारण के लिए भूमि, शमशान हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, सामुदायिक हमारा भवन हो सकता है, या सामुदायिक यदि कोई तालाब है तो वह भी हमारे सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क हो सकते हैं, पिकनिक स्थल हो सकता है, खेल का मैदान हो सकता है, ठीक है। ये सारे हमारे संसाधन क्या होते हैं, सामुदायिक संसाधन होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग कोई एक व्यक्ति न कर बहुत सारे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सामुदायिक संसाधन। अब देखिए इसमें राष्ट्रीय संसाधन, तो देखिए कानूनी तौर पे या देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन जो होते हैं वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। यानी कि कानूनी रूप से हमारे देश के जो भी हमारे देश के अंदर जितने भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उनको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब देखिए देश की जो सरकार होती है वह वैधानिक हक से यानी कि लीगल जो होता है उससे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण जो है वह आम जनता के हित में कर सकती है। अब देखिए जैसे कि देखिए अब राष्ट्रीय संसाधन में कौन से संसाधन आ जाएंगे, तो देखिए मान लीजिए कि इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया है तो इंडिया का स्थल भाग तो इंडिया में आएगा ही, साथ ही इंडिया के 3 तरफ से जो हमारे अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी है इसमें भी बहुत सारे संसाधन मौजूद है, तो यह भी हमारे क्या है हमारे राष्ट्रीय संसाधन में ही आ जाएंगे। और यहाँ देखिए आप लोगों का जैसे मान लीजिए कि इंडिया का यह मैप है, ठीक है, मान लीजिए कि इंडिया का मैप है, ठीक है, और मान लीजिए कि इधर से महासागर है, ठीक है, इधर से भी महासागर है और इधर से भी महासागर है, तो आप लोगों का 200, ठीक है, 200 किलोमीटर के अंदर जो भी यानी कि
इंडिया का जो समतल है उससे उसका जो समुद्री जो मार्ग है, समुद्र जो है, तो इससे 200 किलोमीटर तक जो भी संसाधन उपलब्ध होंगे वो हमारे राष्ट्रीय संसाधन कहले जाएंगे। और 200 किलोमीटर के बाहर के जो संसाधन होंगे वो हमारे क्या कहे जाएंगे, वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहे जाएंगे। तो आप लोग याद रखिएगा कि सिर्फ इंडिया एक देश के अंदर के संसाधन को ही हम राष्ट्रीय संसाधन नहीं कहेंगे, बल्कि इसके जो समुद्र है, ठीक है, यानी जैसे अरब सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी हो गई, इसके 200 किलोमीटर के अंदर के संसाधन को भी हम लोग राष्ट्रीय संसाधन ही मानेंगे। ठीक है, उसके बाद साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है और तट रेखा, यानी कि जो हमारा भारत का तट रेखा होता है वह 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर जो है वह महासागरीय संसाधन पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। तो ऐसे संसाधन का जो उपयोग है वह अनुसंधान हेतु, यानी कि रिसर्च हेतु जो है हमारे जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सहमति से किसी राष्ट्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी देश का तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी इकोनॉमिक जोन के नाम से जो है वह जानते हैं। अब आप लोग यह बात याद रखिएगा कि इंडिया की तट रेखा से 200 किलोमीटर के अंदर के जो भी संसाधन होंगे उसको हम जो है वह राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, और 200 किलोमीटर के जो भी बाहर होगा उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हम लोग विकास के आधार पे संसाधन को जो है वह 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावी संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद हैं और जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है और इसका उपयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है। ठीक है, यानी संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो कि किसी विशेष क्षेत्र में तो मौजूद हैं और इनकी उपयोग में लाए जाने की संभावना भी है, लेकिन इसका उपयोग हम लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हिमालय क्षेत्र का जो खनिज है वह, साथ ही जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण जो है वह महंगा है या कठिन है, तो ये सब हमारे संभावी संसाधन हो जाएंगे। उसी प्रकार जो राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की जो है वह असीम संभावनाएं हैं, परंतु इसका अभी तक हम लोग सही रूप से इसका विकास नहीं हो पाया है। तो इस तरह के संसाधन हमारे संभावी संसाधन कहे जाएंगे। साथ ही विकसित संसाधन, अब देखिए ऐसे संसाधन जिसका जो है उपयोग हम लोग मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, तो इसको हम लोग कहते हैं विकसित संसाधन। अब देखिए गुजरात के भुज में जो है वह सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पे लगाया गया है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि जो गुजरात है उसके भुज में जो है वह सौर ऊर्जा का जो है वह उपकरण जो है वह बहुत बड़े पैमाने पे लगाया गया है। तो यहाँ से भी आप लोगों के एग्जामिनेशन में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भंडार संसाधन, तो यह संसाधन क्या होता है, ऐसे संसाधन में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं और इसका उपयोग जो है वह प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारी संसाधन के रूप में देखा जाता है। जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक जिसमें ऊर्जा के उत्पाद की असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग संसाधन को पढ़ लिए, उत्पत्ति के आधार पे हम लोग देखिए, विकास के आधार पे देखिए, ठीक है, स्वामित्व के आधार पे हम लोगों ने पढ़ा। तो देखिए यहाँ से आप लोगों के एग्जामिनेशन में जो है वह देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को, चलिए एक हम आप लोगों के एग्जाम्पल को बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोयला दे दिया, ठीक है, कोयला दे दिया। कोयला किस प्रकार के संसाधन है, किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन में दे दिया नवीनीकरण, ठीक है, दूसरा दे दिया और नवीनीकरण और नवीनीकरण। उसके बाद तीसरा, हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, तीसरा दे दिया जैव, ठीक है, चौथा दे दिया अजैव। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा संसाधन हो जाएगा, अनवीनीकरण। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से इसको समझ सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए जो भी इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आप लोगों की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में, चाहे जो भी एग्जामिनेशन टीचिंग से रिलेटेड है उससे, या फिर आएंगे इस एग्जामिनेशन में, तो उसको हम लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो अब हम मिलते हैं कुछ इसी तरह का टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।